स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब आज हम इस चैप्टर की थोड़ा सा बेसिक जानेंगे जिससे आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण क्या होती है। देखिए आपने इस तरह की समीकरण देख रखी है। ठीक है, यहाँ पर इस समीकरण में सबसे अधिकतम घात किसकी है, सबसे ज़्यादा घात किसकी है। यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0, और x की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x की पावर 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे अधिक घात क्या है, इस समीकरण में 2 है। तो इसलिए इस समीकरण को हम क्या नाम देंगे, द्विघात समीकरण। यानी कि द्वि का मतलब 2 और घात का मतलब यहाँ पर ये जो घात आपको दिखाई दे रही है इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये पूरी समीकरण कौन सी है, द्विघात समीकरण। ऐसे ही अगर हाईएस्ट पावर सबसे ज़्यादा घात इस समीकरण में यहाँ पर x की 3 होती तो तब हम उसे कहते त्रिघात समीकरण। अगर यहाँ पर सिर्फ हमारे पास इतनी समीकरण होती है तो इसमें अधिकतम घात क्या थी, x की 1 थी, तो तब हम इसे नाम देते रेखिक समीकरण। ठीक है, जब पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है किसी समीकरण की, तब हम उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए ये समीकरण कैसी हुई, द्विघात समीकरण। अब देखिए ये होगी हमें हमारी द्विघात समीकरण। यहाँ पर हमें x का मान निकालना होता है। ठीक है, तो इन x के मान को निकालने के लिए x का मान कैसे निकालेंगे, मतलब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये आपको एक समीकरण इस तरीके की दे रखी है। ठीक है, आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, और x का हम कैसा मान निकालते हैं, x का हम मान ऐसा निकालेंगे कि जो भी हम x का मान आएगा वो मान इस समीकरण पे रखने पर हमें आंसर क्या मिले, वो 0 मिले। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना होता है, तो उन मान को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ठीक है, जब जो मान x का जो मान रखने पर x का जो मान रखने पर समीकरण में हमें क्या मिले, x का जो मान रखने पर 0 प्राप्त होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं कि यह इस समीकरण का शून्यक है। ठीक है, तो क्या कहलाता है वो, शून्यक या फिर शून्यक या मूल कहलाते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हम शून्यक या मूल कहते हैं। तो यानी कि हमें x का मान निकालना होता है। ठीक है, और हमें x का कैसा मान निकालना है कि जो x, अगर मान लो एक बार हमने इस समीकरण को सोल्व किया, ठीक है, हमने इसे सोल्व करके x का कोई मान निकाल लिया। अब x का वो जो मान आया है, जब आप उस मान को इस समीकरण में रख के देखोगे तो आपको, और जब रख के आप इसे सोल्व करोगे तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब ये x के मान निकालने की हमारे पास 3 विधियाँ होती है। ठीक है, वही विधि हमें इस चैप्टर में समझनी है और उन्हीं से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए वे विधियाँ हमारी क्या होती है, वे विधियाँ हमारी ये 3 विधियाँ होती है। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है श्रीधराचार्य सूत्र, और तीसरी है पूर्ण वर्ग विधि। तो ये तीनों विधि हमें एक एक करके इस चैप्टर में समझनी है। अब देखिए एक बार फिर से हम एक बार इसे ही समझ लेते हैं। यहाँ पर जो x की पावर 2 का जो यहाँ पर ये जो संख्या होती है हम इन्हें बोलते हैं गुणांक। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे गुणांक कहते हैं। आपको शून्यक और मूल पता लग गया। x का कोई मान इस समीकरण में रखने पर जब हमें 0 प्राप्त हो जाए तब हम उसे शून्यक कहते हैं या फिर मूल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो x की पावर 2 का गुणांक क्या है, a है। x की पावर 1 का गुणांक, गुणांक का मतलब गुना का अंक। ठीक है, तो अगर आपसे गुणांक पूछ लिया जाए कि इसमें x की पावर 2 का गुणांक क्या है, तो a है। x की पावर 1 का गुणांक क्या है, b है। x की पावर 0 का गुणांक क्या है, c है। इसे हम अचर पद भी बोल देते हैं क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 आता है, तो 1 की c में गुना करेंगे तो c ही मिलेगा, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अचर पद कहते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी समीकरण की, कि यहाँ पर जो x की जो गुना में संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। और मूल किसे कहते हैं, शून्यक किसे कहते हैं, x का कोई भी मान, जो भी मान हम इस समीकरण में रखेंगे वो मान रखने पर हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, पूरा सोल्व करने के बाद 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तब हम उसे क्या कहते हैं, शून्यक या मूल कहते हैं। अब
हम एक एक करके इन विधियों को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी है गुणनखंड विधि। तो चलिए गुणनखंड विधि स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुणनखंड विधि समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये कोई क्वेश्चन दे रखा है 4x⁴ माइनस के x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये आपको एक समीकरण दे रखी है। अब आपको इस समीकरण को गुणनखंड विधि से सोल्व करना है, मतलब x का मान निकालना है, x के शून्यक निकालने हैं या फिर मूल निकालने हैं। ठीक है, अब शून्यक और मूल मैंने आपको बता दिए हैं। हम यहाँ पर इसे सोल्व करके x का ऐसा मान निकालेंगे कि जब आप वो मान इस समीकरण में रखोगे ना, x की वैल्यू जब एक बार आप निकाल लोगे और वापस से इस समीकरण में रख के देखोगे तो आपको सोल्व करने पर 0 ही मिलेगा, 110%। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये समीकरण दे रखी है और हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? गुणनखंड विधि से हम इसके शून्यक या फिर मूल निकालेंगे। अब देखिए गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो x⁴ का गुणांक होता है और यहाँ पे ये जो अचर पद होता है, ठीक है, निशान को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ संख्या देखेंगे। फिर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, उसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, जो मैं बता रही हूँ बस आप वही कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो x⁴ का गुणांक होता है और ये जो अचर पद होता है बिना निशान के, निशान नहीं बिना निशान के, ठीक है, तो इन दोनों की हमें गुना करनी है। गुना करने पर हमें क्या मिलेगा? 5 4 जा 20। ठीक है, तो और यहाँ पर ये वाला निशान चेक करते हैं, ये कैसा निशान है? माइनस का। तो माइनस करके यहाँ पे x का जो गुणांक होता है 1। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन जब आप करते जाओगे ना बहुत ईजी होती है ये, बस एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। तो हमें क्या करना है, x⁴ का जो गुणांक है और जो ये अचर पद है इन दोनों की आपस में गुना करनी है। गुना करके लिख लेना है, गुना करके कितना आया? 20 आया। फिर ये वाला हम निशान चेक करते हैं, ये निशान कैसा है? यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का निशान लगाएंगे और माइनस का निशान लगाने के बाद हमें x का गुणांक देखना है, x का गुणांक बिना निशान के। ठीक है, हमें सिर्फ आंसर लिखना है, वो भी बिना निशान के। यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1 है, तो माइनस करके हमें 1 लेकर आना है। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें दो संख्याएं सेम ढूंढनी है जिन्हें गुना करके 20 आना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं को जो हमने हमारी गुना करके 20 आया उन्हीं संख्याओं को घटाने पर हमें क्या मिले? 1 मिले। देखिए बहुत बार तो ये आपको इजीली पता चल जाता है। देखिए 5 की 4 में गुना करेंगे तो 20 मिल जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होगी। तो उसे करने का तरीका क्या है? आपको ये जो गुना करके आंसर आया ना 20, ठीक है, आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए कैसी संख्या है ये? प्लस वो सम संख्या है ये, तो हम इसे किससे करेंगे? पहले 2 से, 2 1 जा 2 और 0, फिर से सम है तो 2 5 जा 10 और 5 किससे घटेगा? 5 से। ठीक है, तो ये हमने गुणनखंड कर लिए। अब इनके आपस में गुना कर करके हमें चेक करना है कि वो संख्या क्या मिल सकती है। तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 को अगर हम घटाएं तो हमें गुना करके तो आपको 20 मिल ही जाएगा, बस हमें घटा कर या फिर जोड़ कर, यहाँ पर जो भी निशान आएगा जोड़ कर आए या घटा कर आए वो आपको चेक करना है कि इनमें से ऐसी संख्याएं आपको ढूंढनी है। देखिए अगर मैं करूँ 5 दूनी 10, 10 में से 10 की 2 में गुना करेंगे तो 20 मिल जाएगा, लेकिन अगर 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या आपको 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन्हें आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस कर करके गुना करके चेक करना है। तो हमें पता लग गया कि 2 की 2 में गुना करेंगे तो 4 मिलेगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1। तो और गुना करके तो आपको मिलना ही है, तो 5 में से 4 घटाया तो आपको क्या मिल गया? 1। तो अब आपको रिप्लेस करना है, किसकी जगह? 1 की जगह को आपको रिप्लेस करना है। किससे? इससे। 1 की जगह हम क्या रखेंगे? 5 माइनस के 4, क्योंकि घटा के आपको 1 ही मिलना है, तो उसकी जगह पे आप ये रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? चेक करने का। तो आपने चेक करना आपको आ गया होगा। यहाँ पर x एक बार और रिपीट कर देती हूँ, x का जो गुना x⁴ का जो गुणांक है और ये जो अचर पद है बिना निशान के, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिना निशान के आपको इजी पड़ जाता है, इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, वरना आप निशान के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिना निशान के चेक उठाए आपको संख्या को उठाना है। सिर्फ 5 की 4 में गुना करके क्या आया? 20 आया, और ये वाला निशान चेक करना है। यहाँ पर ये जो निशान होता है इसे अगर यहाँ घटा का है तो आपको घटा के लानी है वो संख्या, और अगर प्लस का है तो आपको प्लस करके लानी है वो संख्या, और प्लस करके क्या लाना है? यहाँ पर जो x का गुणांक होता है। ठीक है, अब हम रिप्लेस करेंगे 4x⁴ माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा हमारा? 5 माइनस में 4। बताया मैंने 1 की जगह आपको क्या रख देना है? 5 माइनस के 4। ये जो काम है ये आपका रफली वर्क है। ठीक है, ये सिर्फ आपका चेक करने का काम है, तो ये आप रफ पेज पर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर
थोड़ा सा जब आपकी स्पीड एक्यूरेट होती जाएगी, मतलब आपकी स्पीड तेज़ होती जाएगी, तो आपको ऐसे आप दिमाग में ही इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। ये बस स्टार्टिंग का है कि अगर आपको नहीं आता है तब आपको ये करना है। अब देखिए 5 में से 4 और साथ में वहाँ पे क्या है, x है गुना में, फिर से एज इट इज़ हम संख्या वही लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। अब दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर आपको इस x के अंदर गुना करनी है और ये बाहर माइनस का है तो अंदर मल्टीप्लाई होगी तो निशान चेंज हो जाएंगे। 4x की पावर 2 माइनस के 5x, और ये निशान बाहर माइनस है तो अंदर चेंज हो जाएगा, और x की भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 5 इक्वल्स टू 2। अब देखिए आपको यहाँ पर तोड़ना है, इन दो को आप एक साथ लेंगे और इन दो को आप एक साथ लेंगे, मतलब लेना नहीं है, मैं आपको स्टेप वाइज करके बता रही हूँ। इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है और इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है बाहर, यहाँ पर x बाहर कॉमन निकल जाएगा। 4 जो संख्या है, संख्या में से कोई भी कॉमन नहीं निकाल सकते आप बाहर, सिर्फ मतलब उभयनिष्ठ नहीं निकल पा रहा है संख्या में से, लेकिन जो चर संख्याएं हैं, चर किसे बोलते हैं, एक्स वाई जेड को हम चर कहते हैं। चर में से आपने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। अब जब एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे x की पावर अब कितनी रह जाएगी, 1, और साथ में कौन है, 4, तो 4x माइनस की, यहाँ से एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे x की पावर क्या रहेगी, 0, और x की पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर प्लस, इनमें से ना तो संख्या में से आप बाहर कोई कॉमन निकाल सकते और ना ही अचर जो चर संख्या है उसमें से कोई कुछ भी संख्या बाहर निकाल सकते। तो आपको पता है फिर एक ही होता है हमारा, तो यहाँ पर हम एक को बाहर निकाल लेंगे, ये दोनों किसके टेबल में आ जाएगा, एक के टेबल में, अंदर आ जाएगा हमारा 4x माइनस के 5, ठीक है। अब देखिए अब तक तो आपने इन दोनों को देखा था कि क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, अब हम पूरी समीकरण में देखेंगे कि क्या कॉमन बाहर निकल सकता है। तो देखिए पूरी समीकरण में ये पूरी एक संख्या है और ये पूरी एक संख्या है, क्या कॉमन आ रहा है इनमें, 4x माइनस के 5, तो ये बाहर निकाल लिया। अब अंदर कौन रह गया, यहाँ से बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, x, ये बाहर चला गया तो यहाँ पे प्लस के 1, तो ये जो हमारा आंसर मिला और बराबर क्या था हमारा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको x के 2 मान मिल जाएंगे, कैसे, बारी बारी से आपको इसे भी बराबर 0 के रखना है और इसे भी बराबर 0 के रखना है, तो आपको क्या मिलेगा, x के 2 मान मिलेंगे। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नोट करने वाली बात है कि किसी भी समीकरण के जो शून्यक और गुणांक होते हैं वो उसकी हाईएस्ट पावर पर निर्भर करते हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है, अधिकतम घात होती है, उतने ही उसके शून्यक या मूल होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, बारी बारी से हमें क्या करना है, इन्हें बराबर 0 के रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, उधर जाके ये प्लस के 5 और ये इसके साथ गुना में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान मिल गया प्लस के 5 अपॉन में 4, और फिर यहाँ से इसे भी अब 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस के 1 को बराबर 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, माइनस के 1, ठीक है। तो ये आपको 2 मान मिल गए। अब देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, अब ये चीज़ आपको चेक करनी है, कैसे, आप इस समीकरण में, ये जो आपको समीकरण दी गई है, इस समीकरण में आप x की जगह 5 अपॉन में 4 रखिए और माइनस के 1 भी रखिए, पहले 5 अपॉन में 4 रखिए, तो जब आप 5 अपॉन में 4 रखोगे यहाँ पर तो तब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको इसका कंप्लीट का आंसर 0 मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसे कहते हैं शून्यक, मतलब x का वो मान जो किसी भी समीकरण में रखने पर हमें क्या आंसर मिले, 0 मिले, ठीक है। तो ये होता है हमारा शून्यक। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हमें मूल पता लग गया, इसके क्या है, 5 अपॉन में 4 और माइनस के 1। अब सेम इसी क्वेश्चन को हम अभी तक हमने किस विधि से करा था, गुणनखंड विधि से, अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को श्रीधराचार्य सूत्र से। आप चाहे कोई सी भी विधि से कर लीजिए, आपको आंसर सेम ही मिलना है, ठीक है। अब श्रीधराचार्य सूत्र समझेंगे। अब देखिए श्रीधराचार्य सूत्र का जो मान होता है वो होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac और कंप्लीट के नीचे होता है 2a, ठीक है। तो ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और ये आपको याद रखना है। अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन आपका गुणनखंड विधि से नहीं सोल्व हो पा रहा है तो आप सिंपली क्या लगाइए, उसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगा लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसे, सेम वही क्वेश्चन लेंगे हम, 4x की पावर 2 माइनस के 1x माइनस में 5 इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर b है, a है, c है, तो यहाँ पर भी b है और ये भी है।
तो ये ए बी सी क्या है, सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया था ए क्या होता है हमारा, ए होता है एक्स की पावर 2 का गुणांक, ठीक है। तो एक्स की पावर 2 का गुणांक क्या है, 4 है। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 4। फिर बी क्या होता है, निशान, देखिए ये हमें निशान के साथ रखना है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक क्या है, -1, ठीक है। फिर सी का गुणांक क्या है, सी क्या होता है हमारा अचर पद, अचर पद क्या है -5। तो ये मिल गए हमें ए बी सी के मान। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको इस फॉर्मूले में रख के इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। एक्स बराबर बी की वैल्यू क्या है, -1। तो माइनस पहले से ही है फॉर्मूले में और -1। फिर प्लस माइनस है, अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। फिर -4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, इंटू में सी की वैल्यू कितनी है, -5 है, और अपोन में है हमारे पास 2a और a की वैल्यू हमारे पास 4, ठीक है। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस खत्म, तो ये हो गया 1 और प्लस माइनस के अंडर रूट। देखिए जब आप इसे सोल्व करोगे यहाँ से आपको मिलेगा 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 80, ठीक है। अब 80 कैसा मिलेगा, प्लस का या माइनस का, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 80 में जब आप 1 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 81, ठीक है। तो अब अपोन में देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसे वर्गमूल से बाहर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इसे वर्गमूल से बाहर निकालने का क्या तरीका होता है, इसके गुणनखंड करें। 81 तो किसका हो जाएगा, ये 2 से, इसे 3 से करेंगे पहले हम, तो कितना आ जाएगा ये 3 to 1, ठीक है। फिर से 3 से करेंगे, 3 9 जा, और फिर से 3 से करेंगे 3 टाइम्स, फिर से 1। अब इसके पेयर कितने के बने, एक 3 इसमें से बाहर आ गया, एक 3 इसमें से, तो 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ± 9 अपोन में 8। अब देखिए यहाँ तक तो बच्चे इजीली कर लेते हैं। अब इससे आगे क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 निशान दिख रहे होंगे। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो समीकरण है इसके कितने गुणांक निकलेंगे, 2 गुणांक निकलेंगे, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए इसके गुणांक कितने होंगे, 2। तो ये वही है कि एक तो हमें प्लस एक, अब यहाँ से हम अलग कर लेंगे एक्स के मान को, ठीक है। एक प्लस के साथ लेंगे यही संख्या है, और एक बार माइनस के साथ। तो x बराबर 1 + के 9 अपोन में 8 और x बराबर 1 - के 9 अपोन में 8। तो इस तरीके से हमने एक बार प्लस का सेम सारी संख्या उठा के एक बार प्लस के साथ और सारी संख्या एक बार माइनस के साथ। अब देखिए कितना आ जाएगा, 9 और 1 = 10 अपोन में 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8। 9 में से 1 माइनस किया 8, और कैसा बड़ा कौन है 9, उसके आगे माइनस का निशान इसलिए माइनस का। अब देखिए यहाँ से आपको मिलेगा इसका आंसर -1, ठीक है। और यहाँ से जब आप इसे सोल्व करोगे 2 से कट जाएगा ये, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब मुझे आप बताइए कि हमने अभी x के 2 मान निकाले थे, 5/4 और दूसरा -1, इसी समीकरण का निकाला था अभी ऊपर जब हमने गुणनखंड विधि से सोल्व किया। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि आप कोई सी भी विधि से निकाल ले आंसर आपको सेम ही मिलना है। एक है 5/4 और दूसरा है -1, तो ये आ गया एक है हमारा 5/4 और दूसरा मान -1। तो श्रीधराचार्य इस सूत्र से कर लिया। आई होप कि आपको ये दोनों विधियाँ समझ में आ गई होंगी। अब हम तीसरी विधि से करते हैं। अब तीसरी विधि कौन सी होती है, देखिए नेक्स्ट कौन सी विधि हमारी, पूर्ण वर्ग विधि। तो सेम वही क्वेश्चन है, और इस बार हम इस क्वेश्चन को कौन सी विधि से करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि से करने के इससे पहले आपको इसके स्टेप समझने होंगे, है ना। तो स्टेप वाइज अगर आप समझोगे तो आपको पूर्ण वर्ग विधि बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी, ईजी लगेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा जो है पूर्ण वर्ग विधि का, वो ये है कि यहाँ पे जो x की घात 2 का गुणांक होता है इसे आपको 1 बनाना होता है। अगर ये 1 है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 1 नहीं है तो आपको इसे 1 बनाना पड़ेगा। और 1 कैसे बनाते हैं, जब भी हमें अगर किसी भी संख्या में 1 बनाना हो तो उसे सेम संख्या से भाग दे दो। तो 4 को 4 से भाग देकर यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं तो हम सिर्फ x की घात 2 के साथ तो करेंगे नहीं, पूरी समीकरण में करेंगे, है ना। तो 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो हम पूरी समीकरण को देंगे। तो जब हम पूरी समीकरण को 4 से भाग देंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पर 4 से 4 को 4 इसके भी अपोन में, इसके भी अपोन में और इसके भी अपोन में, है ना। तो 4 से 4 को भाग देकर यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1, तो x की घात 2 बन गया। माइनस यहाँ पर क्या है, इसका गुणांक 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/4x, फिर माइनस
यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 5/4 इक्वल्स टू, जब हम 0 को 4 से भाग देंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा, है ना। तो ये आपका पहला स्टेप है। फिर दूसरा स्टेप समझते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पर ये जो अचर संख्या है इसे आपको राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है ना। तो सेकंड स्टेप क्या है, x⁻² - 1/4x, और इस पूरी डिजिट को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये हमारी बन जाएगी प्लस की, क्योंकि इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस के 5/4। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है, तीसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे x का जो गुणांक होता है उसका आधा करना है और आधे का वर्ग आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के साथ जोड़ना है। तो देखिए करते हैं, x का गुणांक क्या है 1/4, ठीक है। इसका आधा करेंगे, इसका आधा यानी कि भाग देना है 2 से, और भाग देकर 2 से ये इसके साथ यहाँ पर गुना में आ जाएगा, ठीक है। आधे का वर्ग, इसका वर्ग भी करना है और ये इसका वर्ग हमें दोनों साइड जोड़ना है। तो क्या मिलेगा हमें आंसर 1/4 2 × 8 का स्क्वायर। तो ये आपको इस आंसर मिला, ठीक है। x का जो गुणांक है उसका आधे का वर्ग आपको दोनों साइड जोड़ना है। आधे का वर्ग ये है, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों साइड जोड़ देंगे, x² - 1/4x, और इसे प्लस करेंगे 1/8 के होल स्क्वायर को दोनों साइड, 5/4 और प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप। अब फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, देखिए फोर्थ स्टेप हमारा बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसमें 2 से गुना करनी है और 2 से भाग करनी है, ये सबके साथ है। ये जो रूल मैं आपको बता रही हूँ ये आपको सारे क्वेश्चंस के साथ अप्लाई करने हैं। तो चौथा स्टेप क्या है हमारा कि यहाँ पर जो x का गुणांक है उसमें 2 से गुना करनी है और 2 से भाग देनी है। तो x⁻² माइनस, यहाँ पर जब आप 2 से गुना दोगे और 2 से भाग दोगे तो आपको ये मिलेगा आंसर, है ना। 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, प्लस में 1/8 का होल स्क्वायर एज इट इज़, 5/4 प्लस में 1/8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पांचवा स्टेप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा बनता हुआ। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है a² - के 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a - के b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब अगर मैं इस फॉर्मूले का कंपैरिजन इससे करूं तो मुझे नज़र आ जाएगा a की वैल्यू क्या है x है, तो यानी कि x² माइनस 2 इंटू में b, जब मैं कंपैरिजन करती हूँ तो b की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली 1/8, तो इंटू में a की वैल्यू तो x है, इंटू b की वैल्यू क्या है 1/8 प्लस b का स्क्वायर, यानी कि b की वैल्यू कंपैरिजन करके 1/8 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए इक्वल्स टू a माइनस के a की वैल्यू कंपैरिजन करके क्या मिली x, माइनस b की वैल्यू कंपैरिजन करके 1/8 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिला। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सिमिलर बन रहा है। यहाँ से देखिए 2x, क्योंकि ये दोनों तो कंपैरिजन करके सेम आ रहे हैं, ये वाला आपको चेक करना है एक बार। तो x² माइनस के 2x/8 प्लस में 1/8 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से कंपैरिजन करके जब आपने मल्टीप्लाई करी तो यानी कि यही सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। ये वाला बीच वाला आपको चेक करना है एक बार, तो आ रहा है सेम आंसर। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरी की जगह हम क्या रख सकते हैं x माइनस के 1/8 के होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो x माइनस के 1/8 का होल स्क्वायर, ये वाली चीज़ आपको सभी क्वेश्चन में कंपैरिजन करके मतलब चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही इसका होल स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। बस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए आपको, है ना। तो इस बार हमें क्या मिला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कंपैरिजन करके हमें a और b की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर हमने पुट करी। फिर बराबर के निशान के उधर हमारा क्या था 5/4 प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व कर दीजिए, x माइनस के 1/8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम करना है। तो x माइनस के 8 का होल स्क्वायर, इधर वाली साइड को सोल्व करेंगे तो एलसीएम मिलेगा 64, और इसे डिवाइड करके 16 और 16 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, यहाँ पर 80 और 80 में 1 प्लस करेंगे तो 81, ठीक है। अब ये स्क्वायर कैसे हटाते हैं हम यहाँ से, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता होगा कि ये स्क्वायर यहाँ से कैसे हटाना है, इसके ऊपर अंडर रूट लगाकर। तो x माइनस के 1/8 इक्वल्स टू अंडर रूट 81/64। देखिए
जो स्टेप है वो आपको 5 ही स्टेप है इसके आगे, तो हम इसे सिर्फ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ 5 स्टेप है जो मैंने आपको बताए हैं। इन स्टेप को आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है और याद रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ इसके बाद तो सिर्फ हमें सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना आता है आपको क्वेश्चन, बस वही करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है ये किसका अंडर रूट है, ये है हमारा 9 का, और ये किसका है, ये हमारा 8 का। तो x माइनस के 1/8 इक्वल्स टू ये वैल्यू हमें मिली। और जब हम इस अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हमें 2 वैल्यू मिलती है, एक प्लस की और एक माइनस की, है ना। तो एक बार तो हम इस वाली वैल्यू को, जब हम x के साथ x की 2 वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो एक प्लस की एक माइनस की, तो हमें यहाँ पर इसे डिवाइड अलग से कर लेना है। एक बार तो x माइनस के 1/8 इक्वल्स टू प्लस की डिजिट रखनी है, इसे सोल्व करना है। और एक बार x माइनस के 1/8 इक्वल्स टू माइनस के 9/8, एक बार माइनस की वैल्यू है ना। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिल जाएंगी x की। तो जब आप यहाँ से सोल्व करोगे, ये उधर जाके कैसा मिलेगा, प्लस का, ठीक है। तो 9/8 इधर आके ये प्लस के 1/8। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 9 और 1 10 मिलेगा। और इसका लघुत्तम रूप क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कटेगा 2 से और ये 4 टाइम। तो इसका आंसर मिल रहा 5/4। यहाँ से इस वाली साइड से x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x इक्वल्स टू माइनस के 9/8, ये उधर जाके प्लस का 1/8। और जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 8 और प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 गया तो माइनस का 8, और 8 से 8 कैंसिल, तो ये आंसर मिलेगा माइनस का 1। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई आपको माइनस का 1, और यहाँ से x की वैल्यू मिल गई आपको 5/4, ठीक है। तो ये आपको x के 2 मान मिल गए, और यही दोनों मान हमारे, जब हमने अभी पीछे 2 विधि से क्वेश्चन को करा है तो यही आंसर हमारे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को आप कोई सी भी विधि से करो, आंसर आपका सेम ही आना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों विधियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये 5 स्टेप है, इन्हें फॉलो करके आपको पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर में समझना है, जो हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे इसके, वो है हमारा शून्यक या मूलों की प्रकृति, ठीक है। अब शून्यक या मूल किस प्रकार के हैं, मतलब किस प्रकृति के हैं वो हम कैसे पढ़ेंगे, समझेंगे, वो हम समझेंगे डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू, ठीक है। और जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विविक्तिकर। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा आता है, मतलब यहाँ पर हम ABC की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और फिर सोल्व करके जो भी आंसर आया उससे हम चेक करेंगे कि अगर वो आंसर 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर वो 0 से बड़ा है तो दोनों मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे और आपस में असमान होंगे। मतलब जो मूल की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, दोनों की अलग अलग आएगी, ठीक है। और दोनों मूल क्या होंगे, आपस में वास्तविक होंगे। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर इसे सोल्व करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाता है, तो 0 आने पर हम क्या कहेंगे कि दोनों मूल वास्तविक हैं और समान है। मतलब इसमें तो सिर्फ असमान थे, अगर ये यहाँ पर 0 के बराबर यहाँ पर 0 आ जाता है, इसका मतलब हमारे जो मूल है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। अगर एक मूल 3 है तो दूसरा मूल भी 3 होगा, अगर एक मूल 1 है तो दूसरा मूल भी 1 ही होगा, ठीक है। तो दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। फिर तीसरा है, अगर हमारा यहाँ पर जो भी आंसर आया इसे सोल्व कर वो माइनस में वैल्यू आती है, क्योंकि 0 से छोटा कौन होगा, माइनस की चीज़ें, ठीक है। तो अगर आंसर माइनस में आता है, इसका मतलब वो 0 से छोटा है। तो अगर कोई भी मूल, कोई ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 0 से छोटा आता है, तो हम तब क्या कहेंगे कि मूल कोई भी का वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है मूलों की प्रकृति में। कैसे पहचानेंगे मूलों की प्रकृति, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है, मतलब इसे सोल्व करके आंसर बड़ा आया 0 से, तब हम कहेंगे मूल वास्तविक है और आपस में असमान है। अगर यहाँ पर ये 0 के बराबर आ जाता है, इसे सोल्व करके आंसर हमें 0 मिलता है, तो तब हम कहेंगे कि दोनों मूल वास्तविक हैं और समान है। लेकिन अगर छोटा आ जाता है तब हम कहेंगे कि दोनों मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तब हमारे मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसके बाद जो चीज़ हम समझेंगे वो है मूलों और गुणांकों में संबंध। मूल भी आपको पता है, अभी तक हम मूल निकाल रहे थे, 3 विधि से हमने मूल निकाले हैं, ठीक है। मूल क्या होते हैं, वह मान, ठीक है, x या y किसी भी चीज़ का वह मान जो समीकरण में रखने पर हमें क्या दे, 0 दे, ठीक है। आंसर हमें क्या मिले, 0 मिले, तब हम उसे मूल कहते हैं। और गुणांक मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे अगर ये कोई हमारी एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, यहाँ पर
एक्स की पावर 2 का गुणांक a होता है, x का गुणांक b, और यहाँ पर x की पावर 0 का गुणांक c, जिसे हम कह देते हैं अचर पद। ठीक है, अब यहाँ पर मूल जो होते हैं, मान लीजिए वो 2, अगर इस समय ये समीकरण है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी कि इसके कितने मूल होंगे, मैंने बताया था जितनी अधिकतम घात किसी समीकरण की होंगी उसके उतने ही मूल होंगे। तो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसके कितने मूल हुए, 2 मूल। तो एक हमने मान लिया अल्फा, दूसरा हमने मान लिया बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो गुणांक है ये जो मैंने आपको समझाया है। तो मान लीजिए मूल हमारे अल्फा और बीटा है और गुणांक हमारे ए बी सी है। अब इनमें संबंध क्या होता है, इन दोनों में संबंध हमें बताना है। तो इनमें संबंध ये होता है कि अगर हम मूलों को जोड़ें तो वो हमारा आता है माइनस के बी अपॉन में ए के बराबर। ठीक है, मतलब इन दोनों को जो हम प्लस करते हैं वो हमारा इसकी वैल्यू के बराबर आएगा। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स की पावर 2 का गुणांक, और यहाँ पर माइनस का साइन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इनका योग किसके बराबर होता है, माइनस के बी अपॉन में ए। जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये परिचय वाली वीडियो है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा डीपली अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर दूसरा है मूलों का गुणनफल। गुणनफल यानी कि मूल क्या है, अल्फा और बीटा। तो जब हम इन दोनों की गुना करते हैं तो ये हमारा किसके बराबर आता है, सी अपॉन में ए के बराबर। सी क्या है, एक्स की पावर 0 का गुणांक, ठीक है, यानी कि अचर पद, और ए क्या है, एक्स की पावर 2 का गुणांक। तो इन दोनों में ये संबंध होता है, गुणनफल में सी अपॉन में ए के बराबर, और जब हम इन दोनों मूलों को जोड़ते हैं तब ये माइनस के बी अपॉन में ए के बराबर आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जो एक टॉपिक और है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है द्विघात समीकरण बनाना। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए ये आपको याद रखना है, यहाँ पर x की पावर 2 माइनस में जो मूल आपको अगर क्वेश्चन में मूल दे रखे होंगे तो यहाँ पे आपको उन दोनों मूलों को जोड़ना है और साथ में x लिखेंगे और यहाँ पे उन दोनों का गुणनफल है। ठीक है, तो ये होता है x की पावर 2 माइनस के मूलों का योगफल, साथ में x रहेगा प्लस मूलों का गुणनफल। मान लीजिए एक मूल अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा और बीटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। मान लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये दो मूल हमारे निकल गए। तो अब ये दो मूल हमें कहाँ रखने हैं, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो हमारी ये समीकरण आपको बनकर मिल जाएगी, एक्स की पावर 2 माइनस के, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 2 रखेंगे और ये 3 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस के 1, और साथ में क्या है एक्स प्लस 2, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का निशान, इंटू में 1 इक्वल्स टू 0। तो जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए या द्विघात समीकरण निकालिए, तब आप इस फॉर्मूले से आप समीकरण को निकाल लेंगे। 2 और 1 3, तो यह आ जाएगा 3x प्लस में 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपको एक द्विघात समीकरण मिल जाएगी इस फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ से हम द्विघात समीकरण को बनाना सीखते हैं अगर क्वेश्चन में हमें मूल दे रखे हों। ठीक है, मूल का मान दे रखा हो, मूल और शून्यक मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।